रिग्रेसर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के एक नए एपिसोड में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में हम ली और जिहाया को देखते हैं, जहां पर दोनों ही चेस खेल रहे होते हैं और जिहाया ली से कहती है वो तुम्हें टेम करने की कोशिश कर रही है। चार्लोट वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती, वो शायद बस तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा इन्फ्लुएंस समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए वो तुम्हें रोकना चाहती है। मैं मानती हूँ कि वो बस तुम्हें अपने नीचे लाने की कोशिश कर रही है, जब तक तुम उनके ओबीडियंट ना बन जाओ, मतलब आज्ञाकारी ना बन जाओ, जैसे कि इस मोहरे की तरह। और ली भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये है। उसके बात को पूरा करते हुए जिहाया कहती है तुम उसके ऊपर अपर हैंड पाना चाहते हो, है ना? उसकी यह बात सुन के ली कहता है तुम तो सच में मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानती हो। जिस पर जिहाया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम तो खुशी खुशी अपने प्राइड को त्याग कर दोगे और उसके बाद तुम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी हाई रैंक व्यक्ति का कुत्ता बन जाओगे। लेकिन तुम ये भी नहीं चाहते हो कि जो तुम्हारे पास है तुम उसे त्याग देना भी नहीं चाहते। तुम सच में ऐसे ही एक व्यक्ति हो, है ना? उसकी ये सारी बातें सुन के ली कहता है रुको यार, क्या सच में तुम्हारे पास मेरे बारे में कोई मैनुअल या कुछ और है? ऐसे कहते हुए ही वो अपने मन में कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा एक्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेकिन चार्लोट वो एम्प्रेस की सक्सेसर भी है। मैं पूरे एम्पायर को ही अपना एनिमी बनाने से बचना चाहता हूँ। अगर चीजें गलत हो गई तो मुझे गुलेतीन पर लटकाया जा सकता है। ये सब सोचते हुए वो बहुत ही घबरा रहा था, तो उसकी ऐसी फेस देख के जिहाया कहती है क्या तुम सच में डर रहे हो? तुम सीधे उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते और फिर उसके पीठ में तुम चूड़ा क्यों नहीं मार देते? यही तो वो चीज है जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। उसकी यह बात सुन के ली कहता है मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा और तुम्हें उस मुंह पर थोड़ी फिल्टर लगाने की जरूरत है। जिहाया कहती है तुम जानते हो ना, तुम्हें एक चॉइस लेना ही होगा। हमारे जैसे लोगों के लिए सही कनेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है। क्या तुम फ्यूचर के एम्प्रेस के एक लॉयल डॉग बनोगे या फिर तुम वो डॉग बनोगे जो कि उसी हाथ को काटता है जो उसे खिलाता है? मैं सच में ही तुम्हारे इस इंटरेस्टिंग डिसीजन के बारे में इंतजार करूंगा, ठीक है? ऐसे कहते हुए ही वो भी मुस्कुराने लगती है, जबकि ली भी उसे हंसते हुए ही कहता है किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चॉइस पहले से ही लिया जा चुका है। उसकी यह बात सुन के जिहाया कहती है ओह लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन उससे पहले ये गेम पहले से ही खत्म हो चुका है, चेकमेट। जिहाया को उस गेम को इतनी जल्दी इतनी इजीली जीतते हुए देख के ली कहता है ओह रुको, क्या तुम पहले से ही इसको जीत चुकी हो? ओह तुम तो सच में इसमें बहुत ही अच्छे हो, मुझे लगता है कि तुम इसमें चीटिंग कर रहे हो। जिहाया कहती है चीटिंग करना? तो फिर तुम भी इसे क्यों नहीं सीखते? ली कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ही व्यस्त हूँ। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इस चॉइस को लेने से पहले ही इस स्ट्रेस से मर जाऊंगा। जिहाया कहती है तो फिर तुम थोड़ा फ्रेश एयर क्यों नहीं लेते हैं? ओह मुझे याद आया, ये बहुत ही देर हो गई है, लेकिन तुम हायान को भी देख सकते हो। वो पहले से ही बहुत ही दुखी हो रही है और कुछ समय से वो तुम्हें देख भी नहीं पा रही है। हायान की नाम सुनते ही ली कहता है ओह अभी वो कैसी है? उसने कोई भी परेशानी तो नहीं पैदा की है ना? जिहाया कहती है मुझे खैर ये तो यकीन नहीं कि मैं इसे सच में परेशानी कह सकती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के ली कुछ भी समझ नहीं पाता, तो वो कहता है क्या? जिस पे जिहाया वो उसे समझाते हुए कहती है पार्टी के दौरान जब तुमने चार्लिया को बचाया और उसी समय एक लड़का भी हायान को पीछा कर रहा था। जिहाया का यह मतलब है कि एक लड़का मतलब एक आदमी हायान का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो उसको लाइक कर चुका था तो वो फॉलो कर रहा था। और जब हायान को इन सब चीजों को होते हुए देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी समय वो आदमी आके हायान को पीछे से आके हाथ लगाता है, लेकिन उसी समय हायान ने अपने मैजिक से उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया। और हम भी देख सकते हैं कि उस अटैक के कारण उस आदमी का हाथ का क्या हाल हो चुका होता है। और ऐसी किसी चीज के बारे में जब ली सुनता है तो वो चौंक जाता है और वो कहता है क्या वो अभी भी ठीक है? क्या वो मर गया है? जिहाया कहती है बस इतना ही हुआ, लेकिन वो मरा नहीं है। उसकी यह बात सुन के ली वो चौंकते हुए कहता है लेकिन तुम यह बात अब मुझे क्यों बता रही हो? जिहाया कहती है खैर वो इस तरह से एक्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसे छुपाने में सच में बहुत ही मेहनत लगी है। इतने में उसके डोर में कोई खटखटाता है, जिसकी आवाज सुन के जिहाया कहती है ओह ऐसा लगता है कि वो हायान ही हो सकती है। अगर हायान आके ली के साथ जिहाया को एक साथ देख लेगी तो जिहाया के तो हालत ही खराब हो जाएगी, तो वो वहां से खिड़की से ही भागने के लिए तैयार हो जाती है। और वो जाते हुए कहती है
मुझे माफ करना कि मैं ऐसे जा रही हूँ, लेकिन मैं उससे सच में ही डरती हूँ। तो फिर बाद में मिलते हैं मेरे लव। उसे ऐसे जाते हुए देख के ली अपने मन में कहता है, आखिर वो ऐसे खिड़की से क्यों जा रही है? मैं सच में ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जैसे मैं उससे गुस्सा हूँ। वो सिर्फ किसी के इसलिए हत्या नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रेस में है। इससे पहले कि वो फिर से ऐसी परेशानी खड़ा करे तो मुझे उससे पहले ही उसे चेतावनी देनी होगी। इतना सोचने के बाद ही वो कहता है, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस वही रहो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कहता तो है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, जब मैं हायन का वो रोता हुआ चेहरा देखता हूँ तो मैं नरम हो जाता हूँ, मतलब पिघल जाता हूँ। लेकिन बात थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि यहाँ पर हायन नहीं बल्कि यहाँ पर किम आया होता है और वो अंदर आते हुए कहता है कियांग। जब ली किम की आवाज सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और किम वो उस रूम के अंदर आते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि ये बहुत ही देर हो गई है। उसके रिप्लाई में ली उसे कहता है, नहीं सब ठीक है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और किम वो कुछ सोचते हुए बड़े ही सीरियस होकर कहता है, खैर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक फेवर मांगू। और थोड़ी समय बाद किम ने ली को बहुत सारी बातें उस फेवर से रिलेटेड बता दी है। और उस बात को सुनने के बाद ली कहता है, क्या यही तुम्हारा मतलब है? क्या तुम सच में यही चाहते हो? जिस पे किम कहता है, प्लीज कियांग, प्लीज तुम मेरी मदद करो, चार्लोट को एम्प्रेस बनने से रोको। उसकी ये सारी बातें सुन के ली बड़े ही सीरियस होकर कहता है, ओह चार्लोट वो कोई ऐसी है जिसे कि एम्प्रेस बनना नहीं चाहिए। यदि वो ऐसा करेगी तो फिर ये होली एम्पायर ही गिर जाएगी और वो भी खुद को ही इस एम्पायर के साथ ही डिस्ट्रॉय कर लेगी। ऐसे कहते हुए वो अपने मन में कहता है, क्या वो फ्यूचर में अपना दिमाग या कुछ और खो देगी? अगर ये सच में ही ऐसा होता है तो फिर तो मैं अगर उसे बुली भी करूँ तो भी ये जस्टिफाइड होगा। ऐसा सोचने के साथ ही वो एक विलन की तरह स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो। उसकी आवाज सुन के वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, यह तो मेरी बस एक आदत है। उसकी ऐसी बातें सुन के ली अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि उसके पिछले जीवन में उसकी एक कड़ी भी रही होगी। ऐसा लगता है कि वो ये चाहता है कि मैं उसे छोड़ दूं। ऐसे सोचने के साथ ही वो बड़े ही सीरियस होकर किम से कहता है, मुझे तुम्हें अभी ही बता देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा मैं करता हूँ तो इसका अंत कभी अच्छी तरह से खत्म नहीं होगा। लेकिन किम वो इस बात के लिए पूरा दृढ़ निश्चय है कि वो इस बात को पीछे नहीं हटेगा और वो कहता है, मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि वो अभी भी एम्प्रेस ना बने। उसकी आवाज सुन के ली कहता है, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया और अभी के लिए तुम सबसे पहले मेरी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करो। एक बार जब चार्लोट को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो चुपचाप बैठकर देखती नहीं रहेगी। किम कहता है, बिल्कुल मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सेफ रहो। लेकिन क्या तुम फिर भी ये नहीं पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसकी ये बात सुन के ली वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई भी मुझे जवाब दोगे, है ना? ऐसे सोच के ही वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने मन में कहता है, आखिरकार तुम एक रिग्रेसर हो। और ली की यह बात सुन के किम वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया कियांग। लेकिन ली वो एक विलन की तरह स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, बेशक ये तो मेरे लिए ही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें अपने अंदर ऋणी बना के रखूं। मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसका बदला मुझे दो। मैंने अपना चॉइस वो ले लिया है। चार्लोट वो सच में अब से मेरी वो एनिमी है, हालांकि ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स के कारण नहीं। उसके इतना सोचने के साथ ही अगले दिन वो सीधे रॉयल पैलेस में पहुंच जाता है और वो जाते हुए कहने लगता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी बंदी है या कह सकते हैं ऐसा पर्सन है जो कि उसका राइवल कर सकती है। और उसका आते हुए देख के पैलेस के सभी मेट्स उसके आगे झुकते हुए सभी लोग उसका वेलकम कर रहे थे। और ऐसा कुछ होते हुए देख के लिए वो अपने मन में कहता है, आखिर इस माहौल में क्या गलत है? उसके इतना सोचने के साथ ही हम उस पर्सन को देख सकते हैं जो कि और कोई नहीं, ये चार्लिया ही होती है। और वो ली को देखते हुए कहती है, आपका यहाँ पर स्वागत है ऑनररी बिशप ली कियांग। और चार्लिया को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, यह है चार्लोट की बहन और एक रियल सक्सेसर फर्स्ट प्रिंसेस चार्लिया। और चार्लिया ली को देखते हुए कहती है, यह बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ पिछले पार्टी में जो कुछ भी हुआ था। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ कठिन या हार्ड चीजों से अभी गुजर रही हूँ। ऐसे कहते हुए उसके आंखों से सच में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों को पोंछने लग जाती है। जबकि ली वो उसका ऐसे देखते हुए देख के अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन है? वो बच्चा कहाँ है जिसे मैंने देखा था? मेरे सामने तो अभी एक वेल मैनर्ड यंग लेडी बैठी हुई है। इतने में वहाँ पर एक मेड आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी मैं आपके लिए नाश्ता और चाय लेकर आई हूँ।
चार्लोट कहती है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसकी ऐसी बिहेवियर देख के ली अपने मन में कहता है, क्या ये सच में ही उसके ट्रू सेल्फ है? और उस मेड को ली बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैं उसके चेहरे पर ठीक हो चुके चोट के निशानों को अभी भी देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जब से उसने ये सुना है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो उसने जल्दी जल्दी से नौकरानियों को ठीक कर दिया। इसमें कोई भी आश्चर्य या सरप्राइजिंग की बात नहीं है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो माहौल इतना भयानक क्यों था? चार्लिया, तुम सच में ही एक बदमाश हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम एक मूर्ख भी हो। इससे मेरे लिए सच में तुम्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ऐसे सोचने के साथ ही वो उस चाय को पीने लग जाता है, जबकि चार्लिया उसे ऐसे पीते हुए देख के वो कहती है, आखिर आपको चाय कैसी लगी? जिस पे ली कहता है, ओह इसका टेस्ट ये सच में ही लाजवाब है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। वो इतना कहता है, इतने में उसको कुछ अजीब लगने लग जाता है और ऐसा कुछ होते हुए देख के वो बड़ा ही हैरान हो रहा था। जबकि चार्लिया कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये चाय पसंद आई। और इन सब चीजों को ऐसे होते हुए देख के ली वो अपने मन में कहता है, रुको, ये सच में क्या ही बकवास है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था। ऐसे सोचते ही वो अपनी माइंड सेट की मदद से वो उस चाय को ऑब्जर्व करते हुए देखता है और वो देख पाता है कि ये लफिलियस टी लीव्स है और इसका रैंक नॉर्मल है। इसके थोड़ी सी भी अमाउंट से ये टारगेट के चार्म को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और ली के साथ ऐसा कुछ होते हुए देख के चार्लिया वो उसके पास आते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो और अब से तुम मेरी छोटी काली बिल्ली हो। ऐसा कहने के साथ ही चार्ली के अंदर उसके थड़कपन जागने लग जाता है, जबकि ली वो अपने मन में कहता है, ये तो सच में ही एक कमीनी बिच है। और चार्लिया तो हंसते हुए ही वो ली के एकदम होठों के करीब पहुंच जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस वो ली के बहुत ही करीब आते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ही मेरे टाइप के ही हो, मेरी छोटी सी बिल्ली, इससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और चार्लिया को ऐसा कुछ करते हुए देख के ली अपने मन में कहता है, क्या ही बकवास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या मुझे बस इसी तरह ही चलते रहना चाहिए? नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मैं यहाँ अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर मैं पर्सनली उसके साथ शामिल हो जाऊँ तो ये सच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी होगी। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा यहाँ पर कोई अजीब चीज इधर उधर तैर रही है। ओ तेरी, ये तो हयान का कैमरा है। हयान, प्रिंसेस को मत मारना। हालांकि ये सिचुएशन इतना भी खराब नहीं है, वो मेरा प्यार पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह तरीका थोड़ा ज्यादा ही सीधा है। अगर मैं दूसरे शब्दों से कहूँ, यहाँ मेरा पलड़ा ही भारी है। ऐसे सोचने के साथ ही वो एक विलन की तरह स्माइल देने लगता है, जबकि वो प्रिंसेस को देखता है जो कि उसे स्मूच देने की कोशिश कर रही होती है और उसे देखते हुए फिर से अपने मन में कहता है, अच्छी तरीके से कहूँ तो उसने मेरे लिए एक परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करके दी है ताकि मैं अपने बातों से उसे मैनिपुलेट कर सकूं। मुझे इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसे एक अच्छी एम्प्रेस बना सकूं। ऐसे सोचने के साथ ही वो सीधे ही चार्लिया का हाथ पकड़ते हुए वो उसे ही उल्टा नीचे गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के चार्लिया वो खुद भी बहुत ही हैरान हो चुकी होती है। इतने में ली वो चार्लिया के एकदम मुंह के करीब आ जाता है और ऐसी एक सिचुएशन में होने के साथ ही चार्लिया वो खुद भी शर्माने लग जाती है और उसके अंदर की आग और भी ज्यादा जलने लग जाती है। लेकिन इतने में ली कहता है, मतलब सभी अफवाहें सभी सच थी, तुम बिल्कुल ही एक गार्बेज हो प्रिंसेस चार्लिया। और ली को ऐसे अचानक से ठीक होते हुए देख के चार्लिया वो सच में ही बहुत ही हैरान हो जाती है। लेकिन ली वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गार्बेज इंसान ही हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। ली की ऐसी बातें सुन के चार्लिया वो बहुत ही हैरान और वो बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। जबकि ली वो फिर से कहता है, इस तरह का मेथड का यूज करके तुम मेरे इस शरीर को तो पा सकती हो, लेकिन तुम मेरे दिल को नहीं जीत पाओगी, या फिर तुम एक शेलो एक फेक रिलेशनशिप पसंद करोगे, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम अभी अपनी लाइफ जी रहे हो। तो फिर चलो अलविदा। ऐसे कहते हुए ही ली वो वहां से जाने लगता है। जबकि इतने में ही चार्लिया उसे आवाज देते हुए कहती है, रुक जाओ। जैसे कि प्रिंसेस चार्लिया उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही घटिया है और वो किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और ली को वो पसंद आ गया है और वो ली को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो अपनी दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी यह बात सुनने के बाद ली वो एक विलन की तरह स्माइल देते हुए कहता है, मछली जल में फंस गई है। और वो वही से
से कहता है कौन जानता है, क्यों ना हम दोनों ही उससे पहले अपने मास्क को उतार देते हैं। और ये बात ली ने बहुत ही प्यार से कही होती है। और ऐसा होने के थोड़ी समय बाद हम एक मेड को देखती है जो कि उन दोनों को ही चुप कर देख रही होती है, जहाँ पर वो देख पाती है कि प्रिंसेस वो रोते हुए ली को कहने लगती है कि ऑनरी बिशप ली कियांग, मैं सच में ही एक बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। जिस पे ली कहता है हाँ मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। और ली के सामने उस लड़की को यानी उस प्रिंसेस चार्लिया को ऐसे रोते हुए देख के वो सभी मेट्स वो हैरान हो जाते हैं और वो लोग अपने मन में कहते हैं ये तो सच में ही अमेजिंग है। वो उस गार्बेज प्रिंसेस को टेम करने में कामयाब रहा और वो भी इतने कम समय में, ये तो सच में ही लाजवाब है। और इतना सोचने के साथ ही उन मेट्स में से एक मेड कहती है और इसके अलावा भी वो सच में ही बहुत ही हॉट है ना। उसकी ये बात सुनने के बाद उसको चुप कराते हुए एक दूसरी मेड कहती है चुप रहो एलाइस, अगर वो तुम्हारी बात सुन लेंगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन ये बात तो सच है कि वो सच में ही हॉट है। हालांकि मुझे लगता है कि उसके बदौलत हम कुछ समय के लिए तो उससे फ्री हो जाएंगे। काश वो हर रोज ऐसे ही आते रहे, हमें तो ऐसी शांति कभी नहीं मिली। ऐसे कहते हुए ही वो सभी मेड्स वहां से जाने लगती हैं। और उन मेड में से वो मेड जिसका की नाम एलाइस होती है और वो अपने मन में कहती है ऑनरी बिशप ली कियांग, मुझे आशा है कि आप हर रोज यहाँ पर आते रहेंगे। उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन फिर से अंदर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्लिया वो रोते हुए ही ली को सब कुछ बता रही होती है और ली भी उसकी सभी बात वो सुन रहा होता है। और प्रिंसेस चार्लिया वो उसको बताती है कि इसका कारण कि मैं इस सिचुएशन में हूँ और ये सब कुछ ही उस घटिया बिच चार्लोट के वजह से ही है। हमारे बीच कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे। एक दिन फादर उसे ये कहकर अंदर ले आए कि वो मेरी छोटी बहन है। चार्लोट ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि लोगों का प्यार भी। और अब तो वो मुझसे मेरी थ्रोन को छीनने की भी कोशिश कर रही है। वो तो एक लेजिटमेट हायर भी नहीं है, वो तो बस एक नाजायज बच्ची है और उसके कारण से अब मुझे हर कोई ही नीची नजर से देखता है। ये सब कुछ नहीं होता अगर वो कुटिया चार्लोट यहाँ पर नहीं होती। उसकी आवाज सुन के ली वो कहता है ओह ऐसी बात है, लेकिन वो अपने मन में कहता है खैर यहाँ पर हर किसी के द्वारा ही तुम्हें तिरस्कृत किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ही बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। ये चार्लोट की गलती नहीं है। ऐसा सोच के ही वो चार्लिया की हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा हाथ पकड़ते हुए देख के चार्लिया वो हैरान होती है, जबकि ली वो उसे बड़े ही प्यार से कहता है मैं उसे हराने में तुम्हारी मदद करूंगा, हम उससे वो थ्रोन ले लेंगे। तुम एक एम्प्रेस बन सकती हो और ये भी कि तुम चार्लोट से भी बेहतर बन सकती हो और उससे भी ज्यादा तुम्हें फ्यूचर में प्यार मिलेगा। ली की ये सारी बातें सुन के प्रिंसेस चार्लिया वो तो उसके ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हो चुकी होती है और हम तो ये भी कह सकते हैं कि वो ली के ऊपर पूरी तरीके से अब डिपेंडेंट हो गई है। और वो ली को कहती है तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह समझते हो, जिस पे ली भी कहता है मैंने पहले ही बताया कि हम दोनों ही एक ही तरह के व्यक्ति हैं। और ली के ऐसा कहने के साथ ही चार्ली के अंदर उसकी कॉन्फिडेंस जाग जाती है और वो भी एक विलन की तरह स्माइल देते हुए कहती है हाँ शायद मुझे अपनी पोजीशन में फिर से वापस आने के लिए ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा अगर तुम मेरे साथ हो। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे चार्लोट की कमजोरियों के बारे में पता है। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग यानी पैलेस के अंदर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं प्रिंसेस चार्लिया को देख के और वो लोग कहने लगते हैं आखिर वो कौन है, क्या वो प्रिंसेस चार्लिया ही है? ऐसे तो सच में हो ही नहीं सकता कि वो प्रिंसेस चार्लिया ही है। मतलब सभी लोग हैरान हो गए थे कि प्रिंसेस चार्लिया कैसे अचानक से इतना ज्यादा बदल सकती है। चार्लिया वो अभी प्रेजेंट में वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कपड़ों को मैनर से पहनती है और वो सभी लोगों के साथ मैनर से बात करती है और तो और वो अपनी नौकरानी के साथ भी अच्छी व्यवहार करने लग जाती है और उनकी काम तक भी करने लग जाती है और तो और वो उन लोगों को छुट्टियां भी दे देती है। मानो कि चार्लिया वो पूरी तरीके से ही बदल चुकी है। और चार्लिया को इतना ज्यादा बदलते हुए देख के वहाँ पर ली और जिहाया वो दोनों ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर जिहाया वो ली के ऐसे डिसीजन को लेके वो बहुत ही हंस रही होती है और वो कहने लगती है मैंने तुमसे इससे कम की तो उम्मीद ही नहीं की थी। मैं ये तो जानती थी कि तुम अपना पार्टी ही बदल लोगे। तुम उस व्यक्ति के पिछवाड़ा नहीं चाटना चाहते हो जिसने कि तुम्हारे साथ गलत किया है। उसकी ऐसी बातें सुन के ली उसे रिप्लाई करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, लेकिन मेरे अपने पर्सनल रीजन के कारण मैंने अपना साइड नहीं बदला। और वो अपने मन में कहता है यदि ह्यूंगसुंग ना होता तो मैं चार्लोट के पक्ष में ही रहता, लेकिन मुझे खुशी है कि चार्लिया वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बनी रही। उसके इतना कहने के साथ ही हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली वो एक प्रिंसेस मेकर यानी प्रिंसेस को बनाने के लिए मतलब एक अच्छी प्रिंसेस बनाने के लिए वो एक टीचर बना होता है और वो प्रिंसेस चार्लिया को वो टीच करते हुए कहने लगता है
थ्रोन पर बैठने के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो। जिस पे चार्लिया वो ली के ऐसे भयानक रूप देखते हुए कहती है, हाँ टीचर। और इसको याद करते हुए ली वो फिर से कहता है, मैंने ये सोचा था कि ये एक हेल लेवल की डिफिकल्टी प्रिंसेस मेकर होगा। इसके अलावा यहाँ पर हर कोई ही उसके अचानक से ऐसे बदलते हुए देख के सभी लोग पॉजिटिव रिएक्शन ही दे रहे हैं, हालांकि वो यहाँ पर बस एक्ट ही कर रही है। यदि चीजें इसी तरह से चलती रही तो उसके लिए थ्रोन पर बैठना यह इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। इतना सोचने के साथ ही वो जिहाय को कहता है, खैर वो हमारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। जिहाय कहती है, ओ हाँ, उसके बारे में हम हयान के साथ अभी काम कर रहे हैं। हम लोग मैक्स के साथ माना होलोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। हयान के मैजिक स्पेल्स वो सच में ही काफी अच्छे हैं। जल्दी ही हमारे पास टीवी का एक टेस्ट वर्जन होगा और हमें जल्दी ही इसका एक नाम भी सोच लेना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जिस पे ली वो हंसते हुए कहता है, बस इसे गॉडेस के जैसा बना दो, गॉडेस मिरर, गॉडेस हैंड मिरर, ऐसा ही कुछ रख लो। उसकी यह बात सुनने के बाद जिया भी वो भी हंसते हुए कहने लगती है, ओह ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है। बोनिगर के निश्चित रूप से ही बहुत सारे यूजेस हैं। वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि चार्लोट कुछ करने की कोशिश करेगी जब उसे ये पता चलेगी कि तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे ली कहता है, आखिर वो क्या ही करने वाली है? और वो एक विलन की तरह स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मुझे बस माना होलोग्राम का यूज करते हुए चार्लोट की सभी सीक्रेट्स को वर्ल्ड के सामने या पूरे दुनिया के सामने नहीं एक्सपोज करने की जरूरत है। ऐसे कहते वही वह उस सीन के बारे में याद करता है जहाँ पर चार्लिया ने उसे ये कहा था कि मुझे चार्लोट के बारे में हर एक वीकनेस के बारे में पता है। और इसको याद करते हुए वो कहता है, हाँ ये काम करना चाहिए। लेकिन इतने में उसका फोन वो रिंग करने लग जाता है और ऐसा कुछ होते हुए देख के ली हैरन, और जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो वो देख पाता है कि ये तो हयान होती है। तो वो कहता है, हयान क्या हुआ? जिस पे हयान वो बड़े ही घबराते हुए कहने लगती है, क्योंग मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। उसकी आवाज सुन के ली वो चौंक जाता है, जबकि हयान कहने लगती है, मुझे लगता है कि मैक्स वो किडनैप हो चुका है। और मैक्स के किडनैप होने की बात सुन के ली वो चौंक जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर मैक्स वो वहां से कैसे किडनैप हो गया? जब वो ये बात सुनता है कि मैक्स वो किडनैप हो चुका है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी से अपने मन में कहने लगता है, क्या ये चार्लोट का ही काम हो सकता है? ऐसे सोच के ही वो जिहाय को कहता है, क्या तुम इस पर गौर कर सकती हो? जिस पे जिहाय भी कहती है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कहते हुए ही वो जाने लगती है, जबकि ली वो अपने मन में कहने लगता है, मैं ये तो जानता था कि चार्लोट वो चुपचाप नहीं बहती रहेगी और मेरे और चार्लिया के बारे में वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसने अपना हाथ मैक्स पर दिया। वो मेरा ट्रेजर है। क्या वो एक वार को शुरू करना चाहती है या कुछ और? ये सब सोचते हुए ली का दिमाग खराब हो ही रहा था। इतने में जिहाय कहती है, हे क्योंग, मैक्स तो यहीं पर है। जिहाय की यह बात सुन के ली वो हैरान होता है, जबकि हम मैक्स को देखते हैं जो कि फादर कहते हुए ली के पास दौड़ते हुए आने लगता है। और जब मैक्स वो ली के पास पहुंच जाता है तो ली कहने लगता है, क्या मैक्स, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें ये कैंडी और ये टेडी ये कहाँ से मिला? वो मैक्स को ये सब कह ही रहा होता है। इतने में चार्लोट वहाँ पर पहुंच जाती है और वो कहने लगती है, मैंने शायद तुम्हें चिंतित कर दिया होगा, लेकिन चिंता मत करो बच्चा, वो सुरक्षित है। ऑनरेरी बिशप ली क्योंग। जब चार्लोट की बात ली सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, तो ये वही थी। ऐसा सोच के ही चार्लोट को कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपके लिए ये काफी एग्रेसिव तरीका है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने मेरे ट्रेजर, मेरे बेटे पर अपना हाथ डालना क्यों जरूरी समझा, और क्या तुम मुझे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो? चार्लोट कहती है, ओह तुम तो सच में ही बहुत ही जल्दी समझ जाते हो। मैं सच में ही बहुत ही सरप्राइज हुई थी। रेप्सर म्यूजियम और ड्रैगन एल्केमिस्ट क्लास के साथ तुम्हारे पास वो सभी एबिलिटीज हैं जो कि हर कोई चाहता है। ये सच में ही पूरे कॉन्टिनेंट को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। ये सब कुछ ही सेंस बना रही है कि क्यों तुम्हें 8 सीटों के अंदर रिकमेंड किया गया मेरे रिजेक्शन के बावजूद। और आखिर तुम्हारे जैसा एक ग्रेट पर्सन क्यों चार्लिया जैसे एक कचरे का साइड चूज कर रहे हो? उसकी यह बात सुनने के बाद ली वो अपने मन में कहता है, क्यों? क्योंकि तुम फ्यूचर में एक कुटिया एम्प्रेस बनने वाली हो। और वो जिहाया को कहता है, हे जिहाया, क्या मैं तुम्हारे पास मैक्स को छोड़ सकता हूँ? और चार्लोट फिर से कहती है, मैं असल में ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम असल में उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। क्या इस फैक्ट के बारे में क्योंकि चार्लिया के पास लेजिटमेसी है वो मुझ पर विजय प्राप्त करेगी क्योंकि मैं बस एक किसान की खून हूँ? और ली वो बड़े ही हैरानी से कहता है, तुम हमारे सारे प्लान्स के बारे में जानते थे। और चार्लिया वो एक विलन की तरह कहने लगती है, यह तो क्लियर है कि वो क्या कहेगी, जबकि उसके पास केवल लेजिटमेसी ही है। ये सच में कितनी मूर्खता वाली बात है। क्या वो अब भी ये सोचती है कि वो मेरी क्रिटिकल वीकनेसेस के बारे में जानती है?
मुझे यकीन है कि समाज में लोग मेरे बारे में जो भी कहते हैं उसके आधार पर तुम्हारे लिए ये देखना आसान है कि ये एक प्रॉब्लम है या नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अब मेरी वीकनेस नहीं है, असल में यही मेरी ताकत है। मेरी गरीबी से ग्रस्त बचपन की बदौलत मेरे जीवन में एक क्लियर गोल है, एक ऐसा नेशन जहाँ पर हर कोई बिना किसी भेदभाव के खुश रहे। यही मेरा गोल है और इसके लिए मुझे आपके जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। मैंने जो बिहेवियर पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ की थी उसके बारे में मैं सचमुच माफी मांगती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि तुम एक होली काउंसिल के ही स्पाई हो। तुम मेरे साथ मिलकर एक एम्पायर क्यों नहीं बनाते, एक ऐसा एम्पायर जहाँ पर आउटसाइडर भी यहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं। चार्लोट की ये सारी बातें सुन के ली वो बड़े ही प्यार से कहता है, वो योर हाइनेस। ऐसे कहते हुए ही वो अपने मन में कहता है, वो बहुत ही अच्छी है। अरे मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ, एक कॉमनर ओरिजिन्स की एम्प्रेस। ये सब सोचते हुए ही वो चार्लोट की ओर अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है, जबकि चार्लोट उसे हाथ बढ़ाते हुए देखी वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि उसे मनाना आसान होगा। वो बस इसी बात पर ही गिर गया। लेकिन इतने में वो हैरान हो जाती क्योंकि ली वो अपने हाथ को एक कैंची का सिंबल बनाते हुए कहती है, ओह तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया है। तुम कभी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन जानता है कि शायद चार्लिया वो सचमुच ही जीत जाएगी। उसने तो अभी अभी इस वॉर में अपना कदम रखा है। ली की ऐसी बिहेवियर देख के चार्लोट की गार्ड उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लग जाती है, जबकि चार्लोट वो उसे रोकते हुए कहने लगती है, अभी जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुम बाद में बहुत ही पछताओगे। चार्लिया वो कभी भी बदलेगी नहीं। लेकिन ली वो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन कौन ही जानता है कि शायद वो बदल भी सकती है। और चार्लिया वो मुड़ते हुए जाते हुए कहने लगती है, मैंने सोचा था कि तुम इससे भी ज्यादा स्मार्ट होगे और तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगली बार मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं बल्कि एक ब्लेड दूंगा और तब तक अपना ध्यान रखना। ऐसे कहते वही वो वहां से जाने लगती है, जबकि ली वो उसे चुपचाप ऐसे ही देख रहा होता है। उसके जाने के ठीक बाद वहां पर चार्लिया पहुंच जाती है और चार्लिया को वहां पर देखते हुए ली कहता है, और योर हाइनेस। और ली और चार्लिया दोनों ही एक साथ जाने लगते हैं, जहाँ पर चार्लिया वो ली को कहने लगती है, क्या तुमने मेरी एक्टिंग देखी, मैं बहुत ही बढ़िया थी है ना। ली भी कहता है, हाँ तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया योर हाइनेस। जिस पे चार्लिया वो फिर से कहती है, हा तो फिर क्या हम अब अगले इवेंट में चले। उसकी यह बात सुनने के बाद ली वो अपने मन में कहता है, नेक्स्ट इवेंट वो नोबल टी टाइम। इसे टी टाइम कहा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सभी पावरफुल नॉवेल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी सोशल गैदरिंग है जहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सक्सेस की वो इस टी टाइम में ही है। यदि चार्लिया वो बाकी के नॉवेल्स के समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है, भले ही चार्लोट वो लोगों के बीच लोकप्रिय या फेमस हो सकती है और एम्परर आर्ग्यू नहीं कर पाएगा जब सभी नॉवेल्स वो चार्ले की ओर ही या उसके साइड पर ही होंगे, और तब चार्लिया सचमुच ही चार्लोट के खिलाफ जीत सकती है और उसके बाद वो एक एम्प्रेस बन सकती है। बेशक मैं चिंतित हूँ, लेकिन अब तक उसने काफी अच्छा काम किया है तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। और उसने चार्लिया को जिस तरीके से उसने सिखाया था इन सब चीजों के बारे में याद करते हुए कहने लगता है, और भला मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ यहाँ के एक प्रिंसेस को कैसे बिहेव करना है ये क्यों सिखा रहा हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था, इतने में चार्लिया कहती है, तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो। चिंता मत करो, ये यंग लेडी अपना मिशन पूरा करने के लिए अपना सबसे बेस्ट ट्राई करेगी ताकि वो एम्प्रेस बन सके। उसकी ऐसी बातें सुन के ली अपने मन में कहता है, आखिर वो ऐसे क्यों बात कर रही है। खैर कम से कम उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश तो कर रही है। हाँ चलो अब उस पर भरोसा करते हैं। ऐसा सोच के ही वो कहता है, ठीक है तो फिर तुम पहले बगीचे में चले जाओ, जबकि मैं बाकी के नॉवेल्स के साथ ग्रीटिंग्स करते हुए तुमसे बाद में मिलूंगा। और चार्लिया भी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है। उसके ऐसे कहने के साथ ही हमें सीधे कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पर आके पहुंचता है वो देख पाता है कि चार्लिया तो वो एक नॉवेल के ऊपर हाथ उठा रही थी और उसे ऐसे देखते हुए देख के वो अपने मन में कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और चार्लिया को ऐसा कुछ करते हुए देख के एक दूसरी नॉवेल लड़की कहने लगती है, और यार ये तो सच में एक क्रेजी कमीनी बिच है। और यहाँ पर ऐसा कुछ होते हुए देख के ली वो उसी नॉवेल के पास जाके उसे ग्रीटिंग्स करते हुए कहता है, ड्यूचेस आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है।
जिसपे वो नोबल लड़की कहने लगती है, ओह ऑनरी बिशप ली कियोंग, पहले तो सब यहाँ पर ठीक ही था, लेकिन वो पागलपन वाली बात, मेरा मतलब है योर हाइनेस ने लेडी मर्लिन की एक कहानी सुनी और उसके बाद उसने सीधे उसके चेहरे पर ही गर्म चाय फेंक दिया। और उस लड़की के ऊपर चाय फेंकने के बाद वो कहने लगी कि तुम्हें मेरे स्वीट डार्लिंग के साथ अपनी दोस्ती के बारे में मेरे ही सामने बात करने की हिम्मत कैसे हुई, अभी तुम मर जाओ। उसने ऐसा ही कहा था, वो पूरी तरह से ही पागल है। और इसकी ये सारी बातें सुन के ली वो अपने मन में कहा था, आखिरकार मैं उसके कब से डार्लिंग बन गया। होली शिट, अब जब मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ, मैंने इस फैक्ट को तो नजरअंदाज ही कर दिया था। और ऐसा सोच के ही वो अपना माइंड से इस्तेमाल करके वो चार्ली की ओर देखता है और वो देख पाता है कि ये होली एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस चार्लिया है और उसका यूनिक ट्रेट ये जेलसी विच है। और इसको देखते हुए वो अपने मन में कहता है, इस चार्लिया के पास तो सच में ही एक पागलपन भरा यूनिक ट्रेट है। नहीं, यदि काउंट कैसलॉग जो कि सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवल है, यदि वो भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर सभी नॉवेल्स भी उसके साथ ही उसको फॉलो करेंगे। मुझे सच में ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे लगता है कि ये लड़की, मतलब ये नॉवल लड़की काउंट कैसलॉग की बेटी होगी, इसलिए वो ऐसा कह रहा होगा। ऐसे सोचने के साथ ही वो काउंट कैसलॉग के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर काउंट कैसलॉग वो ली को कहने लगता है, ऑनरी बिशप ली कियोंग, मैं अपनी पूरी ताकत से ही आपकी मदद करना चाहता था क्योंकि मैं आपके ऋणी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इस प्रिंसेस चार्लिया के साथ मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे देखते हुए मैं इस बारे में चुप रहूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ, तो कृपया आप यहाँ से चले जाइए। और काउंट कैसलॉग के मना करने के साथ ही ली का आखिरी होप भी वो भी मर जाता है और ली सच में ही बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है और उसके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और प्रिंसेस चार्लिया ने उस नॉवल लड़की के साथ जो कुछ भी किया है, भले ही काउंट कैसलॉग वो इस बारे में शांत होता है, लेकिन ये न्यूज पूरी तरीके से हर जगह फैल जाती है, जिसके कारण चार्लिया की और भी ज्यादा बदनामी होने लग जाती है। और ये सब होते हुए देख के ली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसी चेस टेबल में ही अपना हाथ पटकते हुए अपने मन में कहने लगता है, हमारी तो अब लग गई, हम तो पूरी तरह से ही बर्बाद हो चुके हैं, मुझे उस बेवकूफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचते हुए ली का सच में ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था। इतने में ही चार्लिया उसे कहने लगती है, ऑनरी बिशप ली कियोंग, और वो अपने रोने धोने वाली एक्टिंग करते हुए कहने लगती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो इमेच्योर छोटी सी चीज वो तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें कर रही थी और मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी यह बात सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, यहाँ पर सिर्फ तुम हो इमेच्योर, मूर्ख हो तुम। पहले ही वो अपने मन में ऐसा कह रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं इसे किसी भी तरह हल करने की कोशिश करूंगा, सो प्लीज तुम अभी फोकस करो अपने इमेज पर, यह अभी भी बहुत ही जल्दी होगा हार मानने के लिए, तुम्हें कुछ भी करके एक एम्प्रेस बनना ही होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के चार्लिया वो बहुत ही खुश होते हुए कहती है, ओह मैं जानती थी कि तुम मुझे समझोगे, आखिरकार हम दोनों ही एक जैसे ही हैं, मैं सच में तुम्हें ये दिखाऊंगी कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से जाने लगती है, जबकि ली वो उसकी ऐसी बातें सुन के वो अपने मन में कहता है, हाँ वो पहले से ही बहुत ही खुश है, बकवास की बात है ये सभी, मैं तो असल में उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हाँ, मुझे अभी चार्लोट की याद आ रही है, अरे यार क्या मुझे सच में ही मौका मिलते ही उसका साइड बदल लेना चाहिए था। लेकिन वह फिर से किम की उन सारी बातों को याद करता है, जहाँ पर किम ने उसे कहा था कि किसी भी हालत में चार्लोट को एम्प्रेस बनने से रोकना होगा। और इस चीज को याद करते हुए वो फिर से कहने लगता है, यदि हमारा चौथा रिग्रेसर वो सही है तो चार्लोट वो एक सच में ही एक पागल तानाशाह बनने जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा गारंटी नहीं दे पाऊंगा। चार्लिया भले ही वो मूर्ख हो, लेकिन कम से कम वो मुझे पसंद तो करती है। एक बार अगर वो एम्प्रेस बन गई तो मेरे लिए उसे कंट्रोल करना वो आसान हो जाएगा। हाँ, बेकार चार्लिया को ही एम्प्रेस बनाना ही बेहतर होगा ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। एक पागल तानाशाह चार्लोट के बजाय जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। प्लस यहाँ से रिकवर होने के लिए एक और रास्ता है। के स्टार्ट में हम ली को देखते हैं, जो कि सीधे एम्परर के पास पहुंच जाता है, और एम्परर ही वो आखिरी चॉइस है, या कह सकते हैं कि वो आखिरी रास्ता है जो कि ली को हर एक मुसीबत से बचा सकता है। और ली को वहां पर देख के एम्परर कहता है, ओह ऑनरी बिशप ली कियोंग, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। मैंने यह खबर सुना है कि तुम सचमुच में ही चार्लिया की देखभाल करने में बहुत ही मेहनत कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो एक बार फिर से परेशानी खड़ा करने लगी है। जिस पे ली कहता है, मैं सचमुच ही इसके लिए माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी, असल में ये सभी मेरी ही गलतियां हैं, सो इसलिए आप योर हाइनेस की सभी
गलतियों के लिए उसे माफ कर दीजिए, इंपीरियल फैमिली के लेजिटमेसी के खातिर, और कृपया आप हर हाइनेस को ही अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट करिए। एम्परर कहता है तुम्हें सचमुच ही उसकी परवाह करनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही उसके लिए चिंतित हो रहा था, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। एम्परर की ऐसी बातें सुन के ली कहता है योर मेजेस्टी, तो इसका मतलब क्या ये है कि आप हर हाइनेस को ही अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट करेंगे? जिस पे एम्परर वो ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है हाँ। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और एम्परर कहता है कृपया तुम मेरी छोटी चार्लिया को अपना ब्राइड बना लो। एम्परर की यह बात सुनने के बाद ली का रिएक्शन एक सेकंड के लिए तो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगले सेकंड ही उसकी होश ही उड़ जाते हैं। उसको तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये क्या कर रहा है बुड्ढा। और एम्परर वो कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी तुमसे बहुत ही प्यार करती है। वो भले ही एक ट्रबल मेकर है, लेकिन वो अब भी मेरी प्यारी बेटी ही है। प्लीज हमेशा ही उसे खुश रखना। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें नॉर्थ की तेरी वो पूरा ही तुम्हें दे दूंगा। और एम्परर की यह सारी बातें सुन के ली अपने मन में कहता है आखिर मैंने अपने आप के साथ ये सब क्या कर लिया है और मैं कहाँ फंस गया हूँ। और आखिर वो नॉर्थ का एरिया, क्या तुम सचमुच ही पागल हो गए हो? और आखिर मैं वहाँ पर क्या करूंगा जहाँ साल भर ठंड रहती है और जमीन बंजर सी रहती है? क्या वो उदार होने का दिखावा करते हुए अपना सारा बोझ मुझे सौंपने की कोशिश कर रहा है? ये एम्परर ये सच में ही एक प्योर एविल है। वो सचमुच ये सोचता है कि मैं उसके ये ऑफर पाके मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। ये तो चार्लिया से भी ज्यादा पागल लगता है, जैसा बाप वैसे ही बेटी। इतने में एम्परर फिर से कहता है ओह माय, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो इतने खुश लग रहे हो कि तुम कांप रहे हो। तब तो मैं अपनी बेटी को तुम्हें ही सौंप दूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपनी बेटी का वेडिंग डेट भी फिक्स कर लेता है। और उसकी ये सभी बातें सुन के ली अपने मन में कहता है ये तो एक साइकोपाथ है, ये सच में एक पीस ऑफ शिट है। और ये सब हो जाने के थोड़ी समय बाद ली वहां से जाने लगता है, जबकि वो जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तीनों मिलकर ही मुझे परेशान करने के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या वो बारी बारी मुझे देख रहे हैं कि कौन मुझे पहले पागल कर सकता है? और वो फिर से किम की उन बातों को याद करते हुए कहने लगता है चार्लोट को एम्प्रेस बनने से रोकने के लिए इस बात से एग्री करते हुए मुझे कई वीक्स हो गए हैं, और मैंने चार्लिया को भी एम्प्रेस बनाने की कोशिश की है। अब जब मैं कन्फर्म हो चुका हूँ कि चार्लिया को थ्रोन देने का कोई भी इरादा नहीं है, बेहतर होगा कि मैं चार्लिया को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो केवल सिर्फ मेरी समय की बर्बादी होगी। मुझे अब चार्लोट से ही चिपके रहना होगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे ले जाएगी या नहीं, या मुझे इस बीच किसी तीसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर लाना होगा। मैं खुद भी इतना बोल्ड हूँ कि मैं इसमें होली काउंसिल को भी शामिल कर सकता हूँ, और यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता हो सकता है जहाँ पर मैं बिना चार्लिया का यूज करते हुए भी चार्लोट को एम्प्रेस बनने से रोक पाऊं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि चार्लोट वो कैसे रिएक्शन देगी। वो किसी न किसी तरीके से तो वो इस सिचुएशन का अपने लाभ के लिए यूज करने की कोशिश करेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो सब कुछ मेरे लिए खत्म हो जाएगा। बेशक ह्यूंगसुंग मेरी रक्षा करने की कोशिश करेगा, लेकिन कौन जानता है कि वो एक सॉफ्ट आदमी होने के बावजूद वो चार्लोट के साथ कैसा एक्टिंग करेगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि मैं चार्लोट को ही मार डालूं इससे पहले कि वो कुछ भी करने की कोशिश करे। और उसके इतना सोचने के साथ ही वो किम के साथ बातें करते हुए कहने लगता है चार्लोट को एम्प्रेस बनने से रोकने के लिए उसे सीधे क्यों नहीं मार देते हैं। जिस पे किम उसे कहता है नहीं नहीं, हमें इतना एक्सट्रीम भी नहीं करना है, बस कुछ ऐसा हो जो कि इतना भी एक्सट्रीम ना हो। मैं नहीं चाहता कि चार्लोट को बहुत ज्यादा तकलीफ सहना पड़े। और किम की यह सभी बातें सुनने के बाद ली अपने मन में कहता है आखिर इस किम ह्यूंगसुंग को इन सब के ऊपर यही कंडीशन थोपना पड़ा। अगर ये खराब सिचुएशन ना होता तो मैं इस सिचुएशन से बड़ी ही आसानी से संभाल सकता था। लानत है यार, अब तो हमारे पास एक एसेसिन भी है। और आखिरकार मैं उसके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा एक प्रीसियस लिटिल रिग्रेसर भी है। अरे यार, मैं तो सच में बहुत ही स्ट्रेस में हूँ, मुझे अभी थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और उसके बाद मैं ह्यूंगसुंग के साथ फिर से इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये सब सोचते हुए ही जब ली वो अपने कमरे में पहुंच जाता है तो वो वहां पर देख पाता है कि सोफे में हयान उसके ही कोट के साथ वो पूरी तरीके से लिपटी हुई होती है, और वो ली के उस कोट के साथ ही उसका स्मेल करते हुए कहने लगती है ओह कियोंग, तुम्हारा स्मेल तो काफी अच्छा है, चलो कुछ देर और ऐसे ही रहे। और हयान के ऐसी हरकतें देख के ली वो अपने मन में कहता है आखिर उसे क्या हो गया है।
मुझे पता चल गया है कि वो क्या कर रही है। ऐसा सोच के ही वो हायान को आवाज लगाता है। जिस समय हायान वो ली के उस कोट को लेकर पूरी तरीके से मदहोश और वो मजे ले रही होती है, उसी समय जब ली की आवाज सुनती है तो वो चौंक जाती है और वो एम्बेरसमेंट में ही वहां से चिल्लाते हुए उठ जाती है। और उसकी ऐसी हरकतें देख के ली अपने मन में कहता है यहाँ पर वो तुम नहीं हो जिसे कि यहाँ पर चौंकना चाहिए। इतने में हायान कहती है क्यों, आखिर तुम कब से यहाँ पर हो? लेकिन ली वो उसके इस सवाल का जवाब ना देते हुए कहता है ओ हाँ, मुझे तो लगा कि तुम लैब में ही हो। और मैक्स के बारे में क्या? हायान कहती है ओह जी हाँ, उसे सुरक्षित वापस ले आई और वो अभी ठीक है। ली कहता है ओह तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और हायान के आंखों से तो लिटरली आंसू आ जाते हैं और वो शर्मिंदगी से अपने आप से ही कहती है ओह मैं तो सच में ही बहुत ही शर्मिंदा हो चुकी हूँ। और ली उसे देखते हुए अपने मन में कहता है वो सचमुच बहुत अकेली रही होगी, क्या मुझे उसके साथ हान सोरा को भी लाना चाहिए था? ऐसा सोच के ही वो कहता है काफी समय हो गया है मुझे तुम्हारे लिए समय निकाले हुए, इसके लिए मुझे माफ करना हायान। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे तो फिर हम दोनों एक साथ कहीं पर चलेंगे, तब तक हम अपने अपने काम पर ही फोकस करते हैं, ठीक है? उसके इतना सोचने के साथ ही कुछ समय बाद ली वो ब्लू गिल में पहुंच जाता है और वो हाइजिन से पूछता है कि आखिरकार वो गिल मास्टर यानी किम कहाँ पर है। जिस पे हाइजिन कहती है ओह गिल मास्टर, मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। उसने बस ये कहा कि वो अपने पर्सनल रीजंस के कारण वो कुछ समय तक वो बिजी रहेगा। ओह दरअसल उन्होंने मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद ली वो अपने मन में कहता है बेशक मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में चिंतित है, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो। क्या होगा अगर वो ये कहे कि वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास दौड़ कर आएगा? ये सब सोच के ही वो कहता है ओह तो फिर उसने क्या कहा? जिस पे हाइजिन वो उसे वो मैसेज सुनाते हुए कहती है मुझे यकीन है कि ये हार्ड होगा लेकिन कृपया तुम थोड़ा धीरज रखो। वापस आने से पहले मुझे कुछ अपने पर्सनल मामले को सुलझाना है, इसलिए कृपया तुम वेट करो। यही उन्होंने कहा। उसकी ऐसी मैसेज सुन के तो ली वो हैंग हो जाता है और वो कहने लगता है क्या बस इतना ही? उसने ये नहीं कहा कि वो तुरंत ही भाग कर यहाँ पर आएगा, यूं कि मेरे लिए अभी हालत वो ठीक नहीं चल रहे हैं। हाइजिन कहती है नहीं, और वो फिर भी कहता है क्या उसने ऐसा भी नहीं कहा कि वो मुझे खतरे में नहीं देख सकता? जिस पे वो भी कहती है नहीं। तो ली फिर से कहता है तो क्या उसने ये भी नहीं कहा कि वो कब वापस आएगा? हाइजिन कहती है नहीं। और ऐसे ही ली वो उसे कई सारे सवाल पूछता है, उसके जवाब में हाइजिन वो सिर्फ नहीं कह रही होती है। और ली कहता है मैंने अब तक मेरी हालातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये सही नहीं हो सकता। क्या उसने सचमुच मुझे इंतजार करने को कहा था? क्या तुम श्योर हो ना कि तुम सब कुछ सही याद कर रहे हो? हाइजिन कहती है मुझे कितनी बार अपनी बातों को दोहरानी पड़ेगी, उसने सचमुच कुछ और नहीं कहा और तुम मेरी याददाश्त को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? और चीजों को ऐसे होते हुए देख के ली को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़े गुस्से से उसे कहता है हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया है, सब कुछ ऐसा ही है। हाइजिन कहती है वाइस गिल मास्टर क्या आप ठीक तो है ना? लेकिन ली का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और वो मन में सोचता है किम ह्यूंग सुंग तुम सच में एक कुत्ते के बच्चे हो, बाहर में जाओ, तुमने मुझे सुरक्षित रखने का वादा किया था। ये सब सोचते हुए ही वो कहता है आखिर उसके पास ऐसा क्या ही पर्सनल मामला हो चुका है जिसके कारण कि वो इतना बिजी है? जिस पे हाइजिन सोचते हुए कहती है मुझे लगता है वो किसी को ढूंढ रहा था, वो खून से लटपट होकर वापस आया था और उसने एक रोब भी पहने रखा था। ओ हाँ, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि वो मास्करेड में अटेंड हो, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो फिर भी वहाँ पर अटेंड होते ही है। और ली वो अपने मन में कहता है आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? पॉलिटिक्स में मेरी पोजीशन वो अभी खतरे में है और वो बस मुझसे इंतजार करने को कह रहा है जिसका कि टाइम का कोई भी सीमा ही नहीं है। और वो खुद को ही समझाते हुए कहता है नहीं, हमारे छोटे रिग्रेसर की बात सुनना कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकता है ना? मुझे यकीन है कि ये सब कुछ उसके पिछले जीवन या किसी और चीज से रिलेटेड होगा। हाँ, इसलिए तो वो डांस पार्टी और ऐसी किसी दूसरी जगहों पर वो अभी जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं थकावट से मर रहा हूँ, यही तो सबसे बेस्ट हो सकता है। लेकिन क्या वो अभी जो कुछ भी अभी कर रहा है ये सब कुछ मेरी सुरक्षा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एम्परर मुझे अभी अपने साइकोपैथ प्रिंसेस से शादी करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि मैं अभी तक वही करने की ट्राई कर रहा था जो कि तुमने मुझे कहा था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं तो उस डरावनी कुटिया चार्लोट द्वारा मारा जाने वाला भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर नहीं आ रहे हो।
ये सब सोचते हुए ली का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस चेस्ट को ही पूरा उठा के फेंक देता है। और ऐसा कुछ करते हुए देख के हाइजीन कहती है, अरे आप क्या कर रहे हो, क्या आप सच में ही पागल हो गए हो? और ली का दिमाग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो कहने लगता है सब कुछ मेरे लिए बर्बाद हो चुका है। और हाइजीन ली की ऐसी हरकतें देख के वो कहने लगती है, आखिर तुम्हारे इस टेम्पर का क्या हुआ, आखिर इसमें क्या गलत है और आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन ली कहने लगता है सब कुछ भाड़ में जाओ, चलो ढूंढते हैं आखिरकार मैंने वो आउटफिट कहाँ पर रखी है। ली की ऐसी हरकतें देख के हायन उसके ऊपर फिदा हो रही थी और वो कहने लगती है, वाह कियोंग तो सच में कितना कूल लग रहा है। और हाइजीन कहने लगती है, इस बार वो क्या करने वाला है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, यानी प्रिंसेस चार्लिया को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खुश होती है और वो कहने लगती है, पिताजी ने मुझे कियोंग के साथ शादी करने की इजाजत दे दी है। वाह मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ, मैं तो सच में खुशी में ही मर जाऊँ। और वो एलाइस यानी वो उस मेड को पुकारते हुए कहती है, जल्दी करो और मेरे लिए एक वेडिंग ड्रेस का कमीशन करो। जिसपे वो मेड कहती है, माफ करिए लेकिन अभी समय वो बहुत ही देर हो चुकी है। उसकी आवाज सुन के ही चार्लिया कहती है, क्या मैं सिर्फ ऑनरी बिशप के कारण ही तुम्हारे साथ अच्छी हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह नहीं जानते हो, है ना? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से पीटूं? चार्लिया की यह बात सुनते ही एलाइस वो सच में ही बहुत ही डर जाती है और वो कांपते हुए कहने लगती है, नहीं मुझे माफ करिएगा योर हाइनेस। जिस पे चार्लिया कहती है, तो फिर तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तो फिर जाओ और मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आओ, मेरा मूड खराब करना बंद करो। चार्लिया के इतना कहने के साथ ही एलाइस वो भागते हुए उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस लाने के लिए वो जाने लगती है। लेकिन इतने में ही एलाइस के आगे ली होता है और वो एलाइस को देख के कहता है, ड्रेस लेने जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि एलाइस वो ली को वहां पर देख के कुछ भी समझ नहीं पाती, आखिरकार ऑनरी बिशप यानी ली वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जबकि ली वो उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम्हारे आंखें सचमुच ही बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइन करते हैं मिस एलाइस। और ली की यह बात सुन के एलाइस वो काफी शांत और उसके आंखों के आंसू भी आने रुक जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लोगों के घर जल रहे होते हैं और कोई कहने लगता है, यह आपकी गलती नहीं है योर मैजेस्टी। जिस पे वो मैजेस्टी भी कहता है, नहीं ये मेरी गलती है। जिस पे वो भी कहता है, आपने ऐसा किया क्योंकि ये एम्पायर के भले के लिए ही था। और हम देख सकते हैं ये मैजेस्टी और कोई नहीं, ये चार्लोट होता है और उसके साथ बातें करने वाला ये किम होता है। जहाँ पर मैजेस्टी यानी चार्लोट कहती है, मैंने उसी एम्पायर के लिए ही हजारों लोगों को मार डाला जिन्हें मैं प्यार करती थी। मैंने अपने हाथों से ही उनमें आग लगा दी और अपनी ही शहर को मैंने बर्बाद कर दिया। किम कहता है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बीमारी ही ऐसी थी। जिस पे चार्लोट भी सोचते हुए कहती है, बीमारी हाँ ये एक घातक बीमारी है। उसकी ऐसी बातें सुन के किम कुछ समझ नहीं पाता, जबकि चार्लोट वो कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है, आज रात का आकाश कितना सुंदर है। क्या अब तुम एक हीरो के रूप में खुश हो? अनफॉर्चुनेटली मैं दुखी हूँ। मैं बस उस चार्लोट में लौटना चाहती हूँ जो मैं हुआ करती थी, बस एक साधारण सी किसान की बेटी। मैं फॉरेस्ट के अंदर एक स्मॉल कॉटेज बनाऊंगी और मैं वहाँ पर हर सुबह जागूंगी उस आदमी के साथ जिसे मैं प्यार करती हूँ, और उस व्यक्ति के साथ ही मैं तारे गिनते हुए ही सो जाऊंगी। मुझे लगता है कि इससे ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये कितना ही घटिया सपना है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी अपने ही लोगों को मार डाला हो, है ना? किम कहता है, बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी, मुझे यकीन है कि आप अपना ये सपना पूरा कर सकेंगी। चार्लोट कहती है, सच में मैं नहीं बता सकती कि तुम दयालु हो या नहीं, या फिर तुम भी मेरी तरह ही क्रूर हो। मैं सच में ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि यदि तुम शुरू से ही मेरे साथ होते तो कैसा होता। हम कई मायनों में ही एक जैसे हैं। क्या तुमको ऐसा लगता है कि हम दोनों ही डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ही साथ चलेंगे, या फिर हम एक कॉटेज में एक साथ बैठकर तारों को देख रहे होंगे? मेरा प्यार मेरे काउंट किम ह्यूंग सुंग, अगर हम किसी और जीवन में फिर मिले, कृपया तुम उस जीवन में मुझे माफ मत करना। चार्लोट की यह बात सुन के हमें यह तो पता चल जाता है कि चार्लोट और किम के रिश्ता पिछले जन्म में क्या था। और इस तरफ किम वो चार्लोट की ऐसी बातें सुन के वो कंफ्यूज होता है, आखिर चार्लोट का मतलब क्या है और आखिर वो क्या करना चाहती है। जबकि चार्लोट वो उस खाई के आखिरी छोर पर आके रोते हुए कहने लगती है, ओह ये सब कुछ नहीं होता अगर मैं उन शब्दों के झांसे में नहीं आती। लेकिन इतने में किम वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ओह मुझे लगता है कि मैं सो गया था। मतलब अब तक हमने जो कुछ भी देखा ये सब कुछ बस एक किम का सपना था, जो कि उसके पिछले जीवन में भी यही सब हुआ था। और वो उसके आगे के शहर को देखते हुए कहता है, हाँ यही वो जगह है। मेरे पहले जीवन के सभी डिस्पेयर का रूट यही पर है और यही वो
जगह है जहाँ पर मैं आखिरी बार एम्प्रेस चार्लोट के साथ था। मेरे पहले के जीवन में चार्लोट वो नकाबपोश व्यक्ति के धोखे में आ गई थी और उसने यहीं पर सुसाइड अटेम्प्ट कर ली क्योंकि वो मुझे धोखा देने के अपराध या उस दुख को सहन न कर सके। और यह काफी चौंकाने वाली बात है। वो नकाबपोश व्यक्ति या वो मास्क मैन जिसने उसे धोखा दिया था वो एक फीमेल थी। इसका मतलब यह है कि वो उस मास्क मेल से अलग थी या कहते वो डिफरेंट थी जो कि ब्लैक मैजिक यूज करता था। मैं कई दिनों तक सुराग ढूंढता रहा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। हालांकि मैंने सभी ब्लैक मैजिशियंस को मार डाला या कहूँ तो उन सभी से ही छुटकारा पा लिया। मुझे उस मास्क वुमेन को चार्लोट के संपर्क में आने से रोकना होगा जबकि कियोंग चार्लिया को थ्रोन पर बैठाने की कोशिश कर रहा है। इस टाइमलाइन में वो मास्क मैन वो एक्टिव ही नहीं हुआ है लेकिन वो मास्क वुमेन वो उस मर्डरर ब्रिगेड में अभी भी एक्टिव है। अब समय आ गया है कि उसे एक स्पाई की तरह काम करना चाहिए और चार्लोट से संपर्क करना चाहिए। तो क्या फिर से फ्यूचर बदल गया है क्योंकि मैंने मर्डरर ब्रिगेड के कैप्टन को मार डाला? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। वो दोनों ही मास्क मैन अभी भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है वो मास्क मैन और वो मास्क वुमेन? ये सब सोच के ही वो उस सिटी में चलने लग जाता है जबकि वो अपने आगे देखता है कि वहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर भीड़ करे हुए होते हैं और इतने सारे भीड़ को एक साथ जमा होते हुए देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो अपने आगे देखता है कि और वो आदमी अपने हाथ में एक झंडे को लहराते हुए अपने सर में एक बैंड जिसमें रिवॉल्यूशन लिखा होता है और वो कहने लगता है विद बर्निंग थर्स्ट डेमोक्रेसी, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हुर्रे। ऐसा कहते हुए ही वो लोग फ्रीडम का नारा लगा रहे होते हैं जबकि इसकी वॉइस सुन के किम अपने मन में कहता है कि ये वॉइस ये डियोकजू का नहीं है। आखिरकार उन लोगों के ऐसे भेष बदलने का क्या मतलब है? और ये आदमी सच में ही डियोकजू होता है और वो लोगों के सामने नारा लगाते हुए कहता है फॉर द सिटीजन बाय द सिटीजन ऑफ द सिटीजन। ये एम्पायर ये रॉयल्स को बिलोंग नहीं करता बल्कि ये जनता का है। और थोड़ी समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर डियोकजू और किम वो दोनों ही एक साथ होते हैं और किम डियोकजू से पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम लोग ऐसे अजीब भेष में क्यों हो डियोकजू? और तो तुम्हारे साथ आगिमो और येरी भी है। डियोकजू वो एक्टिंग करते हुए कहता है डियोकजू आखिर वो कौन है? मेरा नाम तो डेमोक्रेटिक फाइटर बाकुडुकू है और वहाँ पर तुम जिसको देख रहे हो वो है आयरन ब्लडेड आर्गिरमो और वहाँ पर तुम जिसको देख रहे हो वो है यतनिकोवा ऑफ होप। हम लोग यहाँ पर शांति के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और ये सब हम लोग कियोंग के ऑर्डर से ही कर रहे हैं। और इतना कह के ही वो खांसने लग जाता है। किम कहता है क्या कियोंग के ऑर्डर पे? क्या वो उस थ्रोन के सक्सेशन में हेल्प नहीं कर रहा है? और तुम अपना ये स्मोकिंग करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। इतने में डियोकजू वो अपने पास से एक बुक निकालते हुए किम को देता है और वो कहता है ये एक बुक है जो कि कियोंग ने लिखा है। और किम वो उस बुक को देखते हुए कहता है क्या ये एक होली डेमोक्रेसी है? डियोकजू कहता है ये वो बुक है जो कि कियोंग ने फ्रस्ट्रेशन में आके लिख दिया था जिस समय तुम कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। खैर इसमें जिहाई ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद की और वो ये कह रहा था कि वो अब उस मूर्ख प्रिंसेस के हाथों में और नहीं फंसना चाहता। वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पर कि मोनार्ची ना हो। डियोकजू की ये सभी बातें सुन के किम कहता है ओह ऐसी बात है। और वो अपने मन में कहता है क्या वो मोनार्ची को रिप्लेस करके यहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि चार्लिया वो एम्प्रेस नहीं बन पाएगी। मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का सोल्यूशन फाइंड कर लेगा। ये तो सच में ही अमेजिंग है। और आखिर मेरे पहले जीवन में वो क्यों नहीं था? वो ये सब सोच ही रहा था। इतने में ही डियोकजू कहता है उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना क्योंकि वो सचमुच ही बहुत ही गुस्सा हो रहा है। वो सच में ही पागल हो गया है। उसकी यह बात सुन के किम कहता है क्या वो सच में ही पागल हो गया है? डियोकजू कहता है हाँ वो बस एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा किम ह्यूंग सुंग। उसकी यह बात सुन के तो किम की हालत ही खराब हो जाती है और वो कहता है खैर मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगा जो कि उसे पसंद आएगा। हमारा सीन सीधे चार्लोट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी ली के लिखे गए वो उस किताब को पढ़ रही होती है। इतने में उसका नाइट कहता है योर हाइनेस क्या आप श्योर है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एम्पायर पूरी तरीके से ही वो इतना कहती ही है। इतने में चार्लोट उसे रोकते हुए कहती है यही तो वो है जो कि मैं चाहती हूँ।
जब ली क्योंग वो कोने में फंसा तो उसने टेबल ही पलट दी, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया और उसने वही किया जो मैं चाहती थी, इसलिए हमें बस इस सिचुएशन का ही फायदा उठाने की जरूरत है। और वो अपने मन में कहती है वो डेमोक्रेसी जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ यह वही है जो मैं चाहती थी, क्योंकि एक किसान के परिवार से होने के कारण मेरे साथ जीवन भर भेदभाव किया गया। मैंने भी इक्वेलिटी और फ्रीडम का सपना देखा था, लेकिन मैं इसमें कई बार फेल हुई क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और इस कारण से ही अगर मैं एम्प्रेस बन गई तो मैं धीरे धीरे चीजों को बदलते जाऊंगी। और ली क्योंग उस आउटसाइडर ने उसने वो बीच बो दी जिसका कि मैंने हमेशा ही से ही सपना देखा था, डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजीज को मिलाकर और बेनिगर जिस पर एम्पायर के 90% से भी ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, और इन सभी को ही एक साथ जोड़ दिया एक बुक में, और ये होली डेमोक्रेसी है। मैं ये स्वीकार तो नहीं करना चाहती, लेकिन ली क्योंग वो सच में ही एक टैलेंटेड है, मुझे उसे अपने साइड लाने की जरूरत है। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, मुझे चिंता है कि वो वास्तव में ही एक सिविल वॉर या कुछ और शुरू कर सकता है। इतना सोचने के साथ ही वो एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑनरी बिशप ली होता है। जैसे कि चर्च में जाने के बाद बिशप जैसे कि सभी लोगों को वो कहता है कि यहाँ पर आने के बाद सभी गुनाहों को जीसस के सामने कबूल करो, वैसे ही यहाँ पर ली उसे कहता है अपने सभी पापों को बोनीगर के दया में स्वीकार करो, आमीन। चार्लोट कहती है मैंने सोचा था कि यदि मैं यहाँ पर आऊंगी तो मैं तुमसे मिल पाऊंगी ऑनरी बिशप, मेरा मतलब है ऑस्कर। जिस पे ली कहता है मैंने सोचा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे मार डालोगे, योर हाइनेस। वो भी कहती है मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती जिसका गोल मेरा जैसे ही है, एक डेमोक्रेटिक नेशन बिना मोनार्ची के। यही हमेशा से ही मेरा एक सपना रहा है। यदि तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारे इस क्रांति या इस रिवोल्यूशन में तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी यह बात सुनने के बाद ली अपने मन में कहता है ओह यही उसका असली गोल था। और वो कहता है ओह माय गुडनेस, एक रिवोल्यूशन जिसमें कि मेरे बैकअप के रूप में एक प्रिंसेस होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मेरे पीछे 1000 सैनिक मेरे मदद करने के लिए हैं। इनमें चार्लोट कहती है लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन है, नोबल्स और किसान दोनों ही मेरे प्रीसियस लोग हैं। इस क्रांति में कोई भी रक्तपात या कहो तो ब्लड सेट नहीं होना चाहिए, और इस क्रांति को बिना कोई नुकसान हुए ही पूरा होना चाहिए। उसकी यह बात सुनने के बाद ली अपने मन में कहता है अरे नहीं, यहाँ पर वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। ऐसे सोच के ही वो कहता है बिल्कुल योर हाइनेस, चाहे कुछ भी हो ये एक हार्मलेस क्रांति होगी, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर साकार करूंगा। चार्लोट कहती है तो फिर क्या मैं अब से तुम्हें ऑस्कर कहूँ? ली कहता है ओह ये काम नहीं चलेगा, मैं ऑस्कर नहीं हूँ। जिस पे चार्लोट बहरनी से कहती है ओह लेकिन तुम्हारा इससे मतलब क्या है? जिस पे ली कहता है बाहर जाओ और असली ऑस्कर तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा है। ली की यह बात सुन के चार्लोट वो हैरान होती है और वो जाते हुए अपने मन में कहने लगती है वो किस बारे में बात कर रहा है? ये व्यक्ति ये वो व्यक्ति है जिसने की यह किताब लिखी है और ये क्रांति शुरू की है। जीनियस ली क्योंग के अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है जिसने की ऐसी किताब लिखी होगी? आखिर ये ऑस्कर असल में है कौन? इतना सोचने के साथ ही वो जब बाहर आके देखती है वो देख पाती है कि वहाँ पर ऑस्कर सभी जनता के सामने वो रिवोल्यूशन के नारा लगा रहा होता है। और वो ऑस्कर को देखते हुए बड़े ही हैरानी से अपने मन में कहती है क्या वो बच्चा, क्या ये वही नौकरानी एलाइस है? वो तो चार्लिया के लिए काम करती थी। और हम भी देख सकते हैं एलाइस को जो कि अभी दिखने से काफी अलग लग रही होती है। और लास्ट चैप्टर में ली एलाइस से मिलने के लिए यूं ही नहीं गया था, वो इस पोजीशन के लिए एलाइस को एक बेटर कैंडिडेट समझता था, इसलिए उसे वो अपॉइंट करने के लिए ही गया था। और अब से एलाइस भी इस मानव की एक की कैरेक्टर बनने वाली है, और अब हम एलाइस की ओर से हर एक चीज को उसके पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। हम एलाइस को देखते हैं जो कि एक लेटर लिखते हुए कहने लगती है डियर मदर, क्या आप ठीक हैं? ये मैं हूँ एलाइस। मैं सोच रही थी कि अभी दादी कैसी होंगी और क्या मेरे छोटे भाई बहन भी स्कूल में अच्छे प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो मैंने काफी समय बाद पहली बार कलम हाथ में ली। ओह यहाँ पर मैं ठीक हूँ, तो फिर तुम लोग मेरे बारे में चिंता मत करिए। फर्स्ट प्रिंसेस वो मेरे प्रति वो बहुत ही अच्छी है, वो हमेशा ही मेरी तारीफ करती रहती है और वो कहती है कि मैं एक मेहनती नौकरानी हूँ। और तो वो अपने कोमल हाथों से मेरे सिर को भी सहलाती है। कुछ महीने पहले हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आए थे और प्रिंसेस ने हम सभी को ही एक पेड वेकेशन दी, इसलिए हम सभी बहुत ही खुश हैं। और ये सचमुच ही बहुत ही मजेदार थी, लेकिन मैंने इस काम को छोड़ने की फैसला कर लिया है। बेशक ये वास्तव में ही कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं सिर्फ इसलिए छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे उस इम्पोर्टेंट मेहमान से बहुत ही मदद मिली जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ करना है और ये कुछ ऐसा है जो कि केवल मैं ही कर सकती हूँ।
ओह, लेकिन गलतफहमी मत पालिए, मैं किसी अजीब कल्ट में शामिल नहीं हो रही हूँ या मैं कोई मिस्ट्रेस भी नहीं बन रही हूँ। हा हा हा, मुझे उसकी रखेल बनने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ओह ठीक है, अब मेरे बाहर जाने का समय हो गया है तो मैं तुम्हें फिर से लिखूंगी। हेल्दी रहना माँ। और हाँ, पेमेंट्स भी ठीक है, मैं अभी भी घर पैसे भेज सकती हूँ, इसलिए इसका चिंता मत करो। और ये चिट्ठी मैं अभी लिंडेल से भेज रही हूँ। मैं अभी लिंडेल में हूँ। उन्होंने मुझे उन लोगों से मिलवाया जिनके साथ मैं अब काम करूंगी। वो सभी बहुत ही एनर्जेटिक हैं, लेकिन वो सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं अभी ये तो नहीं कह सकती कि ये किस प्रकार की काम है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये शांति के लिए ही है। हाँ, ये बात भी सही है कि मैंने अपने लंबे बाल भी कटवा लिए हैं, जिन्हें गांव में सभी लोग ही पसंद करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार एक सूट पहना, और तो मैं अपनी कमर पर एक स्वॉर्ड भी रखती हूँ। जब भी मैं आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन गई हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन मुझे अजीब महसूस हो रही है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर समय मुझे एक मैजिशियन घूर रहा हो। ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन ही होगी, है ना? ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, उस मैजिशियन के कारण नहीं बल्कि सिचुएशन के कारण। कल एक बहुत ही बड़ा स्पीच है और उसके बाद मैं कभी भी पहले जैसी सिचुएशन में नहीं जा पाऊंगी। मैं अच्छा कर पाऊंगी, है ना? और ये लेटर अभी एक अननोन प्लेस से सेंड हुई होगी। अपनी चिंताओं के बावजूद भी मैंने अपना फोर्थ स्पीच भी बहुत ही अच्छे से दिया है। पहले तो मैंने ये सोचा कि मुझे बस वही करना है जो वो कहता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन भाषणों यानी उन स्पीच को देते हुए मेरे अंदर बहुत सारी बदलाव आए हैं। हर एक स्पीच के साथ लोगों की जय जयकार बढ़ती जाती है। वो सभी लोग मेरे स्पीच के कारण अपने अंदर करेज महसूस कर रहे हैं। वो आंखें जो फ्रीडम, इक्वलिटी और ट्रू पीस की चाहत रखती है। और जब मैं उन आंखों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भी एक कुछ जल रहा है। और एलाइस के नजरे से ही हम उस वक्त को देखते हैं जब ली एलाइस से मिलने के लिए आया होता है और वो एलाइस से मिलके कहता है, हमारे इस जीवन में कोई भी लोअर क्लास का नहीं है, हम सभी लोग ही यहाँ पर इक्वल हैं, तुम, प्रिंसेस, सभी लोग। और एलाइस वो अपने लेटर को लिखते हुए फिर से कहने लगती है, मुझे लगता है कि किसी दिन वास्तव में ही हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पर सभी लोग ही इक्वल रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यह काम करना ही होगा। क्या यह सुनकर आपको बुरा लगेगा? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी कभी कभी संदेह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा करना कोई अजीब बात नहीं है। वो ये सब लिखी रही होते इतने में वहां पर डियोग्जो पहुंच जाता है और वो जल्दी जल्दी में आते हुए उसको कहने लगता है, ऑस्कर, हम मुसीबत में हैं, ये उन रॉयल कमीनों की वजह से है। एलाइस कहती है, तो फिर चलो हम लोग अभी दूसरे एरिया में चलते हैं और ये भी सुनिश्चित करो कि तुम भी सेफ रहो। ऐसा कहते हुए ही वो लोग भागने लगते हैं, जबकि एलाइस वो अपनी लेटर को पूरा करते हुए कहने लगती है, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं ये लेटर अभी यही पर समाप्त करती हूँ माँ। गॉडेस बेनिगोर के ब्लेसिंग हमेशा ही आपके ऊपर रहे माँ। मुझे लिखे हुए बहुत ही समय हो गया है, चीजें अभी ठीक नहीं चल रही है। मुझे लगता है कि पैलेस को पता चल गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। मैं बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, लेकिन समय ना होने के कारण मैं इसे यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। और कृपया मेरे द्वारा अब तक भेजी गए सभी लेटर्स वो जला दे। ओह, और चाहे कुछ भी हो जाए 3 दिन तक अपने घर से बाहर मत निकलना। और मैं हूँ रिवोल्यूशनरी लीडर ऑस्कर, या मैं ये कहूँ कि क्रांतिकारी नेता ऑस्कर। और ऑस्कर के पर्सपेक्टिव से या कहूँ तो उसके एक लेटर के माध्यम से हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। इसके साथ ही हमारा सीन एक चर्च की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर चर्च के बाहर सभी लोग यानी जनता ऑस्कर के ही नाम पुकार रहे होते हैं। और ऑस्कर इन सब को ऐसे देख ही रहा होता है, इतने में उसके पीछे से कोई आवाज देता है और वो आवाज देने वाला और कोई नहीं, ये ली ही होता है। और वो ली को देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे एलाइस कहो जब केवल हम दोनों ही एक साथ हो। ली कहता है, माफ कीजिए मिस एलाइस। और ऑस्कर वो फिर से कहती है, मैं एलाइस के रूप में अपने पिछले जीवन को भूलना नहीं चाहती। ये उनकी वजह से ही है कि मैं यहाँ पर ऑस्कर के रूप में खड़ा हूँ। और एलाइस यानी ऑस्कर की यह बात सुन के ली अपने मन में कहता है, उसकी आंखों का रंग अभी बदल गया है। मुझे यकीन है कि लोगों को पहचानने की मेरी ये नजर ये बहुत ही अच्छी है। मेरे द्वारा लिखी गई वो बुक वो अभी डेमोक्रेसी का एक प्रतीक माना जाता है। इस बुक को भले ही ली ने लिखा था, लेकिन फिर भी उसने इसका प्रतिरूप यानी इसका प्रभाव और भी ज्यादा होने के लिए ऑस्कर का नाम यहाँ पर लिख दिया था। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन हम लोगों का इतिहास भी कोई अलग नहीं है। यहाँ पर काम कोई और करता है, लेकिन लिखा किसी और का नाम जाता है। और फिलहाल के अभी हालत तो ऐसे हो चुके हैं कि इतिहास के कई पन्ने अभी मिटा दिए जाने वाले हैं। और भला मैंने ये बात क्यों कही? अगर तुम भी एक हिस्ट्री पर मेजर करने वाले बंदे होगे तो तुमको भी ये बात पता होगी। और ली फिर से कहता है, क्रांतिकारी नेता
नौकरानी एलाइस, नहीं ऑस्कर। चार्लिया के साथ हुई उस आखिरी इंसिडेंट के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि रॉयल फैमिली में अभी कोई उम्मीद नहीं थी। सो मैंने इसलिए ही मोनार्ची से ही पूरी तरह से छुटकारा पाने का ही चॉइस लिया। मैंने होली डेमोक्रेसी जिहाय के साथ मिलकर लिखी और दियोगजू ने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। अगर हम लोग फेल हुए तो ये एक देशद्रोही होगा और अगर हम सक्सेस हुए तो ये एक क्रांति होगी या कहे तो एक रिवोल्यूशन होगी। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही होगी कि मैं गुमनाम रहूं। इसलिए मुझे ये काम करने के लिए अपनी जगह किसी और की जरूरत थी। वो भले ही चार्लोट से ज्यादा स्मार्ट ना हो, लेकिन वो भी चार्लिया जितनी मूर्ख नहीं हो सकते। उन सभी को ही अपने ही विल और मेंटल फोर्टिट्यूड की जरूरत थी, लेकिन उन्हें मुझे इतना भी पसंद करना था कि मैं उन्हें आसानी से ही अपने वश या कंट्रोल में कर सकूं। कोई ऐसा जो कि लोअर क्लास से हो, और इसलिए वो कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्वाभाविक रूप से हीन नहीं होता या कहूँ तो इंफीरियर नहीं होता। एलाइस ही ऑस्कर की भूमिका निभाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट थी और इसके अलावा वो बहुत ही काइंड है और सोल्यूशन हमेशा से ही हमारे आसपास ही होते हैं। ये सब सोचने के बाद वो ऑस्कर को कहता है, क्या तुम नर्वस हो रहे हो? ऑस्कर कहती है, बेशक, यह कहना झूठ होगा कि मैं नहीं हूँ। मेरे साथ तुम हो, एम्पायर के 8 सीट्स हैं और तो कैसलॉग के नॉवेल्स भी हैं और यहाँ तक कि होली काउंसिल के लोग भी। हम सभी लोग मिलकर ही एक साथ लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। यदि यहाँ पर मैं एक बड़े भलाई काम के लिए सबके साथ मिलकर लड़ पाऊँ तो मैं यहाँ पर अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अभी हम लोग जिस सिचुएशन में है, क्या पहले सभी शांत बैठेगी? ली कहता है, ओह, ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग सेना बनाने में बिजी हैं, लेकिन इसकी चिंता मत करो। हमें शट डाउन करने के लिए जो व्यक्ति इसके जिम्मेदारी में है वो चार्लोट ही है। ऑस्कर कहती है, ओह, ये तो एम्परर ने अपनी कब्र खुद ही खोद लिया। प्रिंसेस चार्लोट को हमारे इस क्रांति को दबाने के अपॉइंट करना जब वो हमारे ही तरफ हो। ली कहता है, अब चार्लोट के पास हमें धोखा देने के लिए कोई भी कारण नहीं है, सो इसलिए ये एम्परर के लिए ही अनफेयर है और वो बेकार का मूर्ख बुरा आदमी वो क्या ही कर सकता है। अभी हमें जिस चीज की चिंता करने की जरूरत है वो पैलेस नहीं है, बल्कि ये तो पड़ोसी नेशंस हैं। इतना कहने के बाद ही वो अपने मन में कहता है, हालांकि मैं इतना भी चिंतित नहीं हूँ। हमारे छोटे रिग्रेसर ने कहा कि वो उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए रोकेगा चाहे कुछ भी हो। और हम देखते हैं कि किम ने ली के लिए एक लेटर भेजा होता है जहाँ पर वो यह कहता है कि डियर कियोंग, दियोगजू ने मुझे ये जानने में मदद की कि यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। मैं हर चीज के लिए ही माफी चाहता हूँ। मैं तुम पर इतना बोझ डालने के लिए माफी चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे खातिर मतलब तुम्हारे धमकियों से बचने में ही व्यस्त रहा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिपब्लिक इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और PS यानी पेमेंट, मैंने माफी के तौर पर एक छोटा सा उपहार मैंने गिफ्ट तैयार किया है। मुझे ये उम्मीद है कि तुम्हें ये यूजफुल लगेगा। और इस लेटर को पढ़ने के बाद ली अपने मन में कहता है, मैं जानता था कि ह्योंगसुंग वो इतना भी मूर्ख नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता था कि मैं किस बात को लेकर इतना चिंतित था। अब मुझे समझ आ गया कि वो असल में इतना बिजी क्यों था। इतना सोचने के बाद ही वो जब किम के भेजे गए वो उस गिफ्ट को देखता है, वो देख पाता है कि ये तो एक बैग है और इसको देख के तो उसके मुंह से पानी आने लग जाता है क्योंकि वो होता ही है इतना एक्सपेंसिव। और वो अपना माइंड से इस्तेमाल करते हुए उस बैग के डिटेल्स के बारे में चेक करने लगता है और वो देख पाता है कि ये चैनेलिया हर्मेस इन्फिनाइट पर्स है और इसका रैंक हीरोइक है। और वो इस बैग को देखते हुए कहता है, और ये अमेजिंग गिफ्ट भी, और ये एल्केमिस्ट के लिए कैटलिस्ट से भी भरा हुआ है। मेरा गुस्सा तो पनीर की तरह पिघल रहा है। जैसा कि मेरे प्यारे छोटे रिग्रेसर से उम्मीद थी, मैं तुमसे सच में बहुत ही प्यार करता हूँ। यही तो कारण है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। गॉड ह्योंगसुंग को आमीन। इतने में ऑस्कर कहती है, हमारे सामने इतने बड़े चुनौती होने के बावजूद तुम काफी खुश दिख रहे हो। जिस पे ली कहता है, ओह, ये कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लो कि हमारे पास बहुत ही डिपेंडेबल एलाइस है। खैर, क्या तुम रेडी हो चुके हो? जिस पे ऑस्कर वो सोचते हुए कहती है, क्यों? जिस पे वो भी कहता है, हाँ क्या हुआ? जिस पे ऑस्कर मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। उसे इतनी खुशी से जाते हुए देख के ली कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है एलाइस। नहीं, मेरा मतलब ऑस्कर। और ऑस्कर के बाहर जाते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑस्कर के ही इंतजार कर रहे होते हैं और ऑस्कर को बाहर आते हुए देख के वो सभी लोग ऑस्कर के ही नाम पुकारने लग जाते हैं। जबकि ऑस्कर वो अपनी माँ को अब और लेटर लिखते हुए कहने लगती है, ये वास्तव में ही किसी ग्रैंड रीजन के कारण नहीं है। मैं ली कियोंग के साथ एक नया
मिशन स्थापित करने जा रही हूँ ताकि आपको और मेरी छोटे भाई बहनों को लोअर क्लास में जन्म लेने के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े। मैं लड़ूंगी माँ होली डेमोक्रेसी के लिए। और हम भी देखते हैं कि वहाँ पर ऑस्कर के आते ही डियोकजू, येरी और आगिमो उसका ही वेट कर रहे होते हैं और उसके आते ही वो सभी लोग चिल्लाते हुए नारे लगाने लग जाते हैं। जबकि ऑस्कर फिर से वो रिवॉल्यूशन का वो फ्लैग लेते हुए कहने लगता है, आओ हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े साथियों एम्पायर के फ्यूचर के लिए। ऐसा कहते हुए वो सबके सामने ऐसे एक स्पीच दे ही रही होती है। इतने में ही कोई एक मैजिकल वेपन या कह सकते हैं कि ये एक मैजिकल गन है और उस बंदूक से ही सीधे एलाइस के ऊपर या कहे तो ऑस्कर के ऊपर सीधे शूट कर देता है और वो गोली लगते ही एलाइस वो घायल हो जाती है। और जबकि ऐसा कुछ होते हुए देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं।